हेलो क्लास 11th। इस आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। सो प्रीवियस जितने भी लेसन हमने पढ़े या जो भी लेसन हमने पढ़े हैं उसमें हमें पता चला अबाउट द एटम्स कि जितने भी मैटर हैं हमारे सराउंडिंग्स में वो किससे मिलकर बने हैं, वो एटम से मिलकर बने हैं। एंड ये एटम कभी भी क्या होते हैं, इंडिपेंडेंटली नहीं पाए जाते। मतलब आपके इन्वायरमेंट में कभी ये फ्री फॉर्म में नहीं आपको मिलेंगे, ये ऑलवेज एग्जिस्ट करते हैं एक कॉम्बिनेशन के साथ। एक दो से ज़्यादा एटम्स या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स वहाँ पर हैं जो आपस में ज्वाइन हो जाते हैं, देन एक हमें डिफरेंट टाइप स्ट्रक्चर वहाँ पे देखने को मिलता है। बहुत मतलब जितने भी हमारे पास एटम्स हैं वो इंडिपेंडेंटली तो बिल्कुल हमें नहीं मिलेंगे, इंडिपेंडेंट फॉर्म में वो इतने ज़्यादा नहीं मिलते। ठीक है, वो वहाँ पर कैसे मिलते हैं, इन अ फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स या इन अ फॉर्म ऑफ मिक्सचर किसी चीज़ का एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के फॉर्म में या एक सिंपलेस्ट कंपाउंड के फॉर्म में हमें मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि जो एटम्स है वो कभी भी इंडिपेंडेंटली फॉर्म में हमें नहीं मिलेंगे, इंडिपेंडेंट एक फ्री फॉर्म में हमें वहाँ पर नहीं मिलते। वो जब भी हमें मिलते हैं सो वो किस फॉर्म में होंगे, या तो वो डायटोमिक स्ट्रक्चर में होंगे। डायटोमिक यानी कि दो एटम्स है, ठीक है, दो एटम्स सेम एटम्स भी हो सकते हैं, वो आपस में ज्वाइन हो गए लाइक H2 या फिर Cl2। ठीक है, और कभी कभी होता है कि इस सिर्फ ऐसा नहीं है ये ऑलवेज एच एच के साथ ही रिएक्शन करेगा, है ना। ये और भी चीजों के साथ हमें दिखाई देते हैं लाइक H2O एंड HCl। सो ये सब क्या है, और KCl, या ये तो मैं एक सिंपल एलिमेंट्स या सिंपल मॉलिक्यूल्स के लिख रही हूँ। ये बहुत कॉम्प्लेक्स भी हो जाते हैं, कॉम्प्लेक्स जैसे Na2SO4 या K2SO4 है ना। ये इस तरह के तरीके से वहां पे पाए जाते हैं। और कॉम्प्लेक्स की बात करें सो CH3COOH, ठीक है, या फिर CH3C डबल बॉन्ड CH3। सो इस तरीके से ऑल्सो C6H12O6 बेंजीन, जहां पर क्या होता है C6H6। तो आप देख रहे हैं कि जो भी हमें यहाँ पर एटम या मॉलिक्यूल हमारे सराउंडिंग्स में हैं वो फ्री हमें नहीं मिलते या फ्री स्टेट में नहीं होते हैं। वो ऑलवेज कैसे होते हैं, ऑलवेज इन मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में होते हैं, जिसमें सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने बनाया अबाउट द H2O। ऑल्सो बहुत सारे एग्जाम्पल्स है लाइक CO2, CO। सो सिंपल फॉर्म में भी होते हैं, एंड अदर देन कॉम्प्लेक्स फॉर्म में भी होते हैं। यानी कॉम्प्लेक्सिटी तो धीरे धीरे बढ़ती ही जाती है। सो ऐसा क्यों है कि जितने भी हमारे पास एटम्स हैं या पीरियोडिक टेबल में हमारे पास जितने भी एटम मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, एलिमेंट्स मौजूद हैं, सो वो क्यों ऑलवेज कैसे होते हैं, हमें इंडिपेंडेंट फॉर्म में नहीं मिलते। क्यों, किसी के साथ वो ऑलवेज एक मॉलिक्यूलर फॉर्म में मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनाते हुए क्यों वहां पर मिलते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड, कुछ ऐसे भी स्ट्रक्चर्स हैं जो क्या होते हैं, जो बिल्कुल फिल्ड है, वो किसी के साथ कोई रिएक्शन नहीं करते एंड बिल्कुल फ्री फॉर्म में हमें इन्वायरमेंट में मिलते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, नोबल गैसेस। सो नोबल गैसेस जैसे कि हमारे पास क्या है, हीलियम है ना, नियॉन, या फिर हमारे पास अदर जो गैसेस है आर्गन, Ar। ओके, नेक्स्ट सम अदर गैसेस लाइक Xe, जिनॉन। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारी ऐसी भी गैसेस हैं हमारे सराउंडिंग में जो कि क्या करती है, जो कि किसी से रिएक्शन नहीं कर रही है, उनका कंप्लीट है, जो भी ऑर्बिट्स है यहाँ पे जो भी सेल्स है वो दे आर टोटली कंप्लीट। वो हमें फ्री इंडिपेंडेंट फॉर्म में, फ्री एग्जिस्ट आइसोलेटेड फॉर्म में हमें मिलती है। कौन, नोबल गैसेस। और इसके प्रीवियस हमने क्या पढ़ा था कि जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे पीरियोडिक टेबल के वो मोस्टली क्या है, फ्री फॉर्म में नहीं मिल रहे। सो ऐसा क्यों है कि वो कॉम्बिनेशन बनाते हैं। सो कॉम्बिनेशन हमेशा H2O ही क्यों होता है, ये आपने सोचा है कभी कि ऑलवेज H2O ही क्यों है, क्यों ये O2H नहीं है, ऐसा क्यों नहीं है। या फिर हम जो कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं CO2 होता है, क्यों ये यहाँ पर C2O, यहाँ पर C2O क्यों नहीं है, क्यों नहीं है ऐसा, ये कॉम्बिनेशन वहाँ पे क्यों नहीं बन रहे हैं। ऑलवेज क्या हो रहा है, H2O फॉर्म होता है, CO2 फॉर्म होता है। वही हम कॉम्प्लेक्स चीजों की बात करें तो जो उनका स्ट्रक्चर है वही क्यों बन रहा है। या फिर
जो हमने अभी नोबल गैसेस की बात करी, जो कि किसी के साथ रिएक्शन ही नहीं कर रहे हैं, वो फ्री स्टेट फॉर्म में है, आराम से है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं उनके साथ। सो ये सारी चीजें क्यों हैं? सो ये सारी चीजें बेटा बिकॉज जितने भी हमारे पास एटम्स हैं, ठीक है, एटम्स हैं या फिर जो भी हमारे पास मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर मौजूद है, एक्चुअली उनके बीच में एक फोर्स अप्लाई होता है, एक फोर्स वर्क कर रहा है। सो एक ऐसा फोर्स है जो इन सारे मॉलिक्यूल्स को या जो डिफरेंट डिफरेंट एटम्स है हमारे पास हमारे सराउंडिंग्स में, उन डिफरेंट एटम्स को क्या करके रख रहे, एक साथ होल्ड करके एक साथ बांध के रखते हैं, ठीक है। जैसे आप सभी क्लास में है, सो आप लोग जब तक इस क्लास में 10th क्लास में है या 12th फर्स्ट ईयर में है या 12th में है, सो आप बाउंडेड हैं कि जब तक आप इस क्लास में है तब तक आपको एक साथ बैठना है, आपको एक साथ पढ़ना है ना। अभी आप जब दूसरी क्लास में चले जाओगे या फिर हायर क्लासेस में चले जाओगे, कॉलेजेस में चले जाओगे, यूनिवर्सिटी चले जाओगे, देन आप बाउंडेड नहीं है, देन आप कोई भी कोर्स कर सकते हैं, देन ये सब चीजें कर सकते हैं। 10th तक हमें होता है कि हमें सारे सब्जेक्ट पढ़ने, राइट। तो वैसे यहाँ पर कुछ है कि जितने भी एटम्स हैं या मॉलिक्यूल जितने एटम्स हैं वो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में एक फोर्स है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहां वर्क कर रहा है जो सारे एटम्स को एक साथ बांध कर रखता है, ठीक है। इतनी बात हमें यहाँ पर क्लियर हुई। सो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअली यहाँ पर है, सो द अट्रैक्शन फोर्स, जो कि एक अट्रैक्शन फोर्स है बिटवीन द एटम्स एंड आयंस, जो आपस में उनको क्या कर रहा है, होल्ड करके बांध कर रखता है इन डिफरेंट स्पीसीज। एक्चुअली वो अट्रैक्शन जो वहां पर फील हो रहा है वो किसकी वजह से है? ड्यू टू दिस केमिकल बॉन्डिंग या केमिकल बॉन्ड्स। सो केमिकल बॉन्ड जो कि किसी भी एटम्स में या मॉलिक्यूल्स में मौजूद है, एंड यही केमिकल बॉन्ड बिकॉज ऑफ सम अट्रैक्शन, वो अट्रैक्शन कभी कभी बहुत ज्यादा भी होता है जिसकी वजह से उन बॉन्ड्स को तोड़ पाना बहुत मुश्किल होता है, कभी कभी वो अट्रैक्शन बहुत कम होता है, लूज होता है इन द सेंस जिसको आप बहुत इजीली तोड़ सकते हैं, ठीक है। सो ऐसा एक अट्रैक्शन फोर्स है जो एटम्स के बिटवीन वर्क कर रहा है एंड जिसके थ्रू वो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स या डिफरेंट डिफरेंट एटम या डिफरेंट डिफरेंट आयंस एक दूसरे के साथ क्या होते, जुड़े हुए होते, ठीक है। सो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट आर द केमिकल बॉन्डिंग या व्हाट आर द केमिकल बॉन्ड्स, तो आपको यहाँ बताना है द अट्रैक्शन फोर्स विच होल्ड वेरियस एटम आयंस टुगेदर इन अ डिफरेंट स्पीसीज इज कॉल्ड द केमिकल बॉन्ड। ये आपकी बुक में भी बहुत क्लियर लिखा हुआ है। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि एक्चुअली हम यहाँ पढ़ना क्या चाहते हैं, ठीक है। फर्स्ट तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि जो भी एटम्स हैं या एलिमेंट्स है वो जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन किया था कि क्यों जुड़े ही क्यों है वो, तो वो यहाँ से सॉल्व हो जाती है कि यस कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसकी वजह से वो आपस में जुड़े हुए। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि किस तरीके से जुड़े हुए हैं, बिकॉज सारे तो एक जैसे आपको दिखाई नहीं देते। अगर आपको एक पैटर्न पता है कि जो फॉर एन एग्जाम्पल, एक जस्ट एग्जाम्पल मान लेते हैं कि जो पहला वाला एटम होगा उसका मैग नंबर ऑलवेज 2 होगा और जो दूसरा वाला एटम होगा उसका नंबर ऑलवेज 3 होगा। तो जो भी चीजें बनेंगी वो कैसे बनेगी, H2O3 या C2O3, है ना। कुछ भी हम चीजें बना रहे हैं, NaCl होता है, NaCl होता है ना, वहां पे भी हम अगर ये रूल अप्लाई कर देते हैं तो Na2Cl3। तो ये तो क्या हुआ कि अगर हम एक रूल बना देते कि ऐसा होता, अज्यूम करने को मैंने बोला कि अगर एक ऐसा वे है कि बस ऐसा ही होता है कि जो पहला एटम है उसको आप 2 नंबर दे दो, जो दूसरा एटम है वो 3 नंबर दे दो, बट यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन में चीजें दिखाई देती हैं। जैसे मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बनाकर दिखाया था जहां पर छोटे से छोटा स्ट्रक्चर भी है, वहीं उसके कंपैरिजन बहुत बड़े स्ट्रक्चर्स भी आपको वहां पर देखने को मिले। सो ये क्यों है कि वो छोटे ही क्यों स्ट्रक्चर्स हैं, या अगर NaCl रिएक्शन कर रहा है, NaCl है, ठीक है, सॉल्ट है पता है NaCl, तो ये Na क्यों ही Cl से क्यों रिएक्शन कर रहा है, क्या ये चीज है इसके बीच में, या कौन सी ऐसा फिनोमिनल वर्क हो रहा है जिसकी वजह से NaCl के बीच में रिएक्शन हो रही है। सो इस थ्योरी को बताने के लिए बहुत सारी थ्योरियां बताई गई हैं यहाँ पर, जो कि आपको इस कंप्लीट चैप्टर में पढ़नी है, जिसमें बहुत से डिफरेंट वेज हैं, जैसे कि है कौसाल या कौशल लुईस हो सकते हैं, कौशल लुईस अप्रोच पढ़ेंगे हम, VSPR थ्योरी पढ़ेंगे,
देन वीपी थ्योरी या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स थ्योरी। तो ये सारी थ्योरी यहाँ पर बताई गई है जिसके थ्रू हमें ये चीज़ें पता चलेंगी कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो वो क्यों हो रही है, किस बेसिस पे हो रही है, या फिर दो एलिमेंट जब आपस में ज्वाइन हो रहे हैं तो वो क्यों ज्वाइन होते हैं। ठीक है, चलो इतनी चीज़ें हमें पता चल गई कि जो एलिमेंट्स हैं वो क्यों इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते या आइसोलेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकते, बिकॉज उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो उन सबको बांध के रखता है। ठीक है, अब वो सब में अलग अलग होता है, सब में उसकी अलग अलग थ्योरीज है कि डिफरेंट थ्योरीज बताया गया कि क्यों अलग अलग होता है। नेक्स्ट, ये बॉन्डेड है क्यों? अगर ये आपस में, चलो हमने यहाँ पे बता दिया कि केमिकल बॉन्ड्स हैं उनके बीच में, बट ये केमिकल बॉन्ड्स क्यों हैं? बिकॉज जितने भी एलिमेंट्स आपके पास हैं दे हैव एनर्जी, उनके अंदर क्या होती है? एनर्जी होती है, दे हैव एनर्जी। दे हैव एनर्जी, ठीक है, उनके अंदर बहुत एनर्जी होती है। जैसे एक छोटा सा चाइल्ड होता है, उसके अंदर बहुत सारी एनर्जी है, वो एक जगह रुकेगा नहीं, वो पूरे दिन घूमता रहता है, दौड़ता रहता है, बिकॉज बहुत मैक्सिमम एनर्जी है। एंड एनर्जी ज्यादा होने की वजह से जो स्टेबिलिटी है वो कैसी होती है? लो स्टेबिलिटी आपको वहां देखने को मिलेगी। मतलब अगर एनर्जी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, एनर्जी ज्यादा है, बॉन्ड्स बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है उसके पास जो कि लोअर सेल से हायर सेल्स की तरफ जा सकते हैं। सो वहां पर एनर्जी ज्यादा होने की वजह से स्टेबिलिटी कम होती है, वो सबके साथ रिएक्शन करना चाहता है, सबके साथ ज्वाइन होना चाहता है। ठीक है, सो यहां से एक फिनोमिनन आपको पता चला कि जो एनर्जी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी की। ठीक है, यहां से ये चीज पता चलता है कि एक फिनोमिनन की जो एनर्जी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी की। मतलब अगर एनर्जी ज्यादा है तो वो स्टेबल कम होगा, वो बहुत ज्यादा रिएक्शन करेगा, वो बहुत सारे बॉन्ड्स बनाएगा। ठीक है, एक बॉन्ड उसने बना रखे, उसके बावजूद दे हैव सम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, तो वो उनको भी अपनी इस रिएक्शन में यूज करेगा। सो जिस भी इलेक्ट्रॉन्स है, जिस भी एलिमेंट्स के बारे में आप पढ़ रहे हैं, अगर उनका पास एनर्जी लेवल ज्यादा है या फिर हाई एनर्जी है, उनमें तो स्टेबिलिटी वहां पर कम होती है। एंड वहीं दूसरी तरफ अगर क्या बोले कि एनर्जी कैसी है? लो है, ज्यादा एनर्जी नहीं है उनके पास। वे क्यों नहीं है? बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, रीजन जो भी है आगे हम डिस्कस करेंगे। अगर लो एनर्जी है, एनर्जी वहां पर कम है, सो वो क्या होंगे? स्टेबल होंगे, बिकॉज करने ही नहीं उन्हें रिएक्शन, वो बिल्कुल अनरिएक्टिव है। वो जिस फॉर्म में भी है, जितनी चीजें उनके पास है, दे आर सेटिस्फाइड विद दैट। अगर सेटिस्फाइड है सो वो क्यों जाके किसी और से रिएक्शन करेंगे? राइट, सो अगर लो एनर्जी है या सेटिस्फाइड है तो वो क्या हो जाएंगे? वहां पे उनकी स्टेबिलिटी कैसी हो जाएगी? हाई हो जाएगी, वो हाईली स्टेबल हो जाएंगे एंड वो रिएक्शन उतनी ज्यादा करना नहीं पसंद करेंगे। सो यहाँ से हमें दूसरी चीजें पता चली अबाउट द नोबल गैसेस कि हमने जो भी क्वेश्चन किया था कि क्यों नोबल गैसेस इनर्ट है या नोबल गैसेस रिएक्शन नहीं कर रही हैं। सो बिकॉज जो उनकी सेल है या जितने भी इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे होने चाहिए, जो कि कल हम नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, सो वहां पर जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके पास या होने चाहिए वो मैक्सिमम है। उन्हें किसी से भी शेयरिंग करने की या डोनेट करने की या लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, सो इन शॉर्ट आपको यहाँ पर एक पता चला चीजें कि हम क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। जो भी एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच में जिस भी तरह की रिएक्शंस हो रही हैं वो क्यों है, उनके रिगार्डिंग क्या थ्योरीज हैं, एंड कोई बॉन्ड जब बनता है तो वो किस बेसिस पे बन रहा है, तो ये सारी चीजें आपको इस चैप्टर में पढ़नी है। सो आज ये जो वीडियो था एज अ इंट्रोडक्शन पैटर्न, जिसमें आपको समझ में आएगा कि हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। इन नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे जो नेक्स्ट फर्स्ट थ्योरी है, दैट इज क्वेश्चन एंड लुईस थ्योरी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही वहीं से हमें एक फिनोमिनन पता चला था कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स डोनेट हो सकते हैं या फिर एक्सेप्ट होते हैं। ठीक है, तो आप उसको बहुत अच्छे से देखिएगा एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज इसे लाइक करिएगा। थैंक यू।